हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज अध्याय 4 कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। ये हम SCERT बिहार बोर्ड के क्लास 8th साइंस विज्ञान भाग 3 की बुक की एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट्स बिंदु आपको लग सकता है, तो आप उसे ज़रूर अंडरलाइन कीजिए और अपने नोट्स बुक में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कपड़े तरह तरह के और रेसे तरह तरह के। ऋचा दादाजी से कहती है कि आप इसी प्रकार के कपड़े को कुर्ता बराबर क्यों पहनते हैं। दादाजी ऋचा को बताते हुए वे सूती कपड़े से बना कुर्ता ही पहनते हैं। सूती कपड़े हल्के और अत्यधिक आरामदेह होते हैं। गर्मी के मौसम में इस कपड़े को पहनने पर ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण सूती कपड़े प्रत्येक दिन पहनने के काम में लाए जाते हैं। ऋचा दादाजी से फिर बोली, इतना गुण रहने पर भी दादी माँ इसे पहनने से आपको क्यों मना करती है। दादा ने कहा कि सूती कपड़ों में धूलकण आसानी से फंसते हैं, वे शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं, पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं और इस कपड़े में सिकन या सिलवट जल्दी से ही पड़ जाती है, जिसके कारण बिना इस्त्री किए सूती कपड़े को पहनना अच्छा नहीं होता। सूती कपड़े को नमी युक्त जगहों पर रखने से फफूंद लग जाती है। बराबर धुलाई करने पर रंग हल्के एवं धूसर पड़ने लगते हैं और सूती कपड़े के समान लिनन कपड़ा में भी फफूंद आसानी से लग जाता है, परंतु ये सिकुड़ते नहीं हैं। रेशम पहनने में आरामदायक तो होता है, जांतव रेशे से बने होने के कारण ताप का कुचालक है, जिससे शीत ऋतु के लिए अनुकूल वस्त्र है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसकी चिकनाहट और कोमलता से शीतलता का आभास मिलता है। धोने पर ये नहीं सिकुड़ते और न फैलते हैं, परंतु इस्त्री के बिना इसे पहनना अच्छा नहीं होता है। रेशम के कपड़ों में फफूंद नहीं लगती है, परंतु अधिक दिनों तक नमी युक्त अंधेरे जगह में रखने पर फफूंद लग जाते हैं। पसीने से रेशमी कपड़ों की चमक और रंग धूमिल हो जाती है। ऊनी कपड़े में सिलवट नहीं पड़ती है। ऊनी कपड़े सिकुड़ते हैं, इस पर फफूंद नहीं लगती, परंतु अधिक समय तक नमी युक्त जगहों में रखने पर फफूंद लग जाती है। ऊन को धूप में रखने से उसका रंग हल्का हो जाता है। ऊनी कपड़ा को मुट्ठी में दबाकर फिर उसे छोड़ देने पर क्या होता है। ऊनी रेशों में अन्य रेशों की मिश्रित करके बनाए गए कपड़े को मुट्ठी में दबा करके छोड़ देने से क्या होता है। पटसन से बने कपड़े को हम पहनने के काम में नहीं लाते हैं। पटसन से बने बोरियों में अनाज रखा जाता है, इसे फर्श पर बिछाने के काम लाते हैं, परंतु अब पटसन के रेशों को भी परिष्कृत कर महीन धागा तैयार कर पहनने के लिए कपड़ा तैयार किया जा रहा है। दादाजी ऋचा से कहते हैं कि भिन्न भिन्न तरह से रेशों से भिन्न तरह के कपड़े बनते हैं, जिनका उपयोग भी भिन्न भिन्न होता है। कक्षा 6-7 में आपने विभिन्न तरह के रेशों से बने कपड़ों के बारे में पढ़ा। इन रेशों से संबंधित जानकारी को तालिका में संयोजित कीजिए। तालिका रेशा उपयोग गुण एवं उसकी समस्याएं, जैसे कि कपास कपड़ा है, सूती उपयोग पहनने के गुण, हल्के, गर्मी में ठंडक, सफ़ेद, रंगीन इत्यादि। रख रखाव में परेशानी, जल्दी गंदा होना और जल्दी घिसना, इस्त्री करके पहनने के लायक इत्यादि। आप देखते हैं कि इन रेशों से बने कपड़ों को पहनने एवं उनके रख रखाव में अनेक कठिनाइयां आती हैं। कपड़ों से होने वाली कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं। कपड़े के क्रमिक विकास को जानने के बाद ही हम कपड़ों के रख रखाव में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर चर्चा करते हैं। रेशे एवं कपड़े की कहानी। कपड़ा मानव सभ्यता के विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक हैं। आज ही नहीं, प्रारंभिक काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा और इस काम के लिए उसने आदिम युग में घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते, छाल और मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग किया, परंतु मानव इतने से
कम संतुष्ट होने वाला था, उसकी तीव्र बुद्धि ने वस्तुओं व वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों को बुन करके तैयार करने की तकनीकी खोज निकाली। तब से आज तक के तकनीक निर्माण कला में उत्तरोत्तर विकास होता रहा। इस दिशा में मनुष्य अनवरत प्रयत्नशील रहा है। बुनी हुई चटाई और बटी हुई रस्सियों से उसे अपने बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफलता मिली। सामानों को लाने ले जाने, शिकार को बांधने एवं ले जाने, शिकार पकड़ने और फंसाने आदि अनेक कामों के लिए उसने तिनकों एवं नरम टहनियों को गूंथ कर और चमड़े की पट्टियों से रस्सियां तथा डोरियां बनाई। वास्तव में इन्हें निर्मित करने की प्रक्रिया ही वस्त्र निर्माण कला की प्रेरणा बनी और इस कला में दिनों दिन उन्नति होती गई और इनसे चौड़ी पट्टियां बना करके तन ढकने के लिए प्रारंभिक प्रयास होने लगे। इसके साथ साथ मानव ने वस्त्र उपयोगी रेशों की खोज की। उस समय मानव ने जिन रेशों की खोज की वे सभी प्रकृति से प्राप्त होते थे। पेड़ पौधों से, जंतुओं से, बालों से प्राप्त रेशे ही वास्तव में उस समय वस्त्रों के निर्माण में काम आते थे। ऐसा अनुमान है कि सन से प्राप्त रेशे से ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ था और पूर्व पाषाण युग में स्विस लेक के निवासी 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो यूरोप के नियोलिथिक जाति कहलाते थे, लिनन के रेशे का प्रयोग मछली फंसाने की बंसी तथा जाल बनाने में करते थे। इनके निवास स्थान स्विट्जरलैंड में लिनन के कुछ रेशे जिनसे निर्मित धागे तथा उनसे बनी अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई। पूर्व पाषाण युग के लोग अन्य कई वनस्पति रेशा प्राप्त करते थे। हेम्प सबसे पहला देश देने वाला पौधों की खोज हुआ था। हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा की खोज हुआ जिसकी खेती की जाने लगी। इसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी, जहां से इसका विस्तार चीन तक हुआ। ऐसा प्रमाण है कि 4500 ईसा पूर्व में हेम्प की खेती चीन में होती थी। मिस्र में लिनन की कताई एवं बुनाई की कला 3400 ईसा पूर्व में ही विकसित हो गई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में चांदी के एक पात्र के चारों ओर कपास सटी हुई प्राप्त हुई है। इससे प्रमाणित होता है कि भारत में कपास का उत्पादन 4000 ईसा पूर्व से ही होता आ रहा है। रेशम का रेशा 4500 ईसा पूर्व चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। यहीं से रेशम का उद्गम एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। इंग्लैंड में प्राचीन काल 80 एडी से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाने का काम होने लगा था। वहाँ के ऊनी वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे और 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था, जो मेरिनो वूल के नाम से प्रसिद्ध था। मध्यकालीन युग में राजाओं और सामंतों के संरक्षण में सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा। समाज में वस्त्र निर्माण के कुशल कारीगरों का एक पृथक वर्ग ही बन गया। धीरे धीरे वस्त्र निर्माण कला में विशेषता प्राप्त करते गए और इनके क्षेत्र में भी फैलते गए। ढाका मलमल के लिए और बालचूरी साड़ियों के लिए और बनारसी वस्त्रों के लिए और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार कई स्थानों के नाम वस्त्र विशेष के नामों के साथ जुड़ गए। क्या आप जानते हैं कि भागलपुर और कांजीपुरम तमिलनाडु किस प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर और कांजीपुरम रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यातायात के साधन के सुलभ होने से तथा कला के विकास होने के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई और फलस्वरूप लोगों ने वस्त्र के क्षेत्र में कई खोज करनी शुरू कर दी। वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है, आइए जानते हैं। वस्त्र का निर्माण पहले हाथों से किया जाता था, जिससे अधिक श्रम और समय लगता था और उत्पादन भी कम होता था। करघे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई और कम समय एवं श्रम में अधिक वस्त्र बनाने में सफलता मिली। वैज्ञानिक आविष्कारों से वस्त्र निर्माण के काम में और भी उन्नति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद इस उद्योग में एक नया मोड़ आया।
भाप इंजन से चालित एवं विद्युत चालित यंत्रों से उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने वस्त्र निर्माण उद्योग को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। वस्त्र निर्माण के उद्योग में रेशे प्राप्त करने और वस्त्र को बनाने आदि सभी क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य बराबर चलता रहा। नई नई खोजों के फलस्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म, सुंदर से सुंदर वस्त्र यंत्रों के द्वारा कम समय में बनने लगे। नमूने, डिजाइन, बुनाई, रंगाई आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई और साथ ही विभिन्नता और विविधता वाले कपड़े बनने लगे। मोटे रेशे से बने कपड़ों के बाद लोग रेशे को और पतला करते गए और उससे बने कपड़ों का प्रयोग किया जो पहले से बेहतर होते हैं। इसी प्रकार धागा में ऐंठन को बढ़ा करके नए नए कपड़ों का निर्माण किया गया। अब तो बुनाई की तकनीकों में से परिवर्तन कर नए नए प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाने लगा है, जैसे कि साटिन कपड़ा। आपने देखा कि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से बने कपड़े, जैसे सूती कपड़े के जल्दी गंदा होने से एवं धोने की सिलवट पड़ने पर इसके रखरखाव पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। साथ ही आपने ये भी समझा कि सूती, लिनन एवं ऊनी कपड़ों को बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए तो उसमें फफूंद भी लग जाता है। इन कपड़ों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के कारण कठिनाई महसूस होती है और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ नए रेशों का आविष्कार किया गया। इन नए रेशों की भी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञान की प्रकृति का प्रभाव निर्माण कला पर भी पड़ा। आजकल अनेक ऐसे वस्त्र बने जिन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती। इन्हें धोना और साफ करना आसान है, इनमें कीड़े नहीं लगते। ये बड़ी सफलता और कुशलता से बर्फ, पानी और शीत, अग्नि आदि से रक्षा करते हैं। अर्थात इन्हें इतने प्रकार के गुणों से युक्त बनाया जा सकता है कि इनका जादुई रेशे नाम पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है। आधुनिक युग में वस्त्रों के निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ और अनेकानेक नवीन रेशे खोजे जा रहे। इस प्रकार के रेशों को कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया, जैसे रियान लकड़ी के लुगदी के द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है। इसीलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम भी कहते हैं। आज विज्ञान ने वस्त्र के उत्पादन के कार्य में ऐसे चमत्कार दिखाए कि जिसकी किसी ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशा कहा जाता है, जैसे कि नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट इत्यादि। संश्लेषित रेशा के अंतर्गत इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशा कहा जाता है। तो संश्लेषित रेशे के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन या पॉलिस्टर, टेरिकॉट इत्यादि जो हैं ये संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं। इन रेशों की प्राप्ति के साधन प्राकृतिक रेशों के समान सीमित नहीं है। इनके रूप भी अनंत बनाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें उसी के अनुकूल बनाया जा सकता है। कुछ कृत्रिम रेशे इसके निर्माण के बारे में समझना आवश्यक है, जैसे कि संश्लेषित रेशे। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतिक रेशे के द्वारा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को समझ चुके हैं। अब हम लोग संश्लेषित रेशे के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जिसे रेयान। आपने पिछली कक्षा में जान लिया है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशे से बना वस्त्र बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किए गए 1890 में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। क्या आप जानते हैं कि ये रेशे कैसे बनाए जाते हैं? इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है। जेनथेट
सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी को कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रित किया जाता, जिसे कास्टिक सोडे के घोल में घोल दिया जाता। इससे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव्य पदार्थ बन जाता है, जिसे स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमने पर चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है। इसके उपरांत इसको छोटे छोटे छिद्रों में से होकर के सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से होकर के निकाल कर ठोस पदार्थ बनाया जाता। यह द्रव पदार्थ जिन छोटे छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है उसे तंतु ग्रंथि कहा जाता। तदुपरांत कई सुंदर रेशों को एक साथ खींचा जाता है जो रेशम जैसे होते हैं। अब इन रेशों को साबुन के घोल में धो करके विरंजित करके सुखा लेते हैं। ये रेशा रेयान है। 1946 में भारत में रेयान का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था। तो पहला कारखाना कब? 1946 में भारत में रेयान का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया। और इस प्रक्रिया से रेशे कड़े हो जाते। धागा बनाने के लिए कई रेशों को एक साथ ऐंठा जाता है, तब धागा को चरखियों पर लपेटा जाता है और इसके उपरांत पुनः 2 चरखियां लेकर के धागा को लपेटा जाता। धागा को प्रत्येक बार लपेटते समय ऐंठन दी जाती है। अंत में धागा को लक्ष्यों के रूप में लपेट लिया जाता है। रेयान का रेशा भारी, कड़ा और कम लचकदार प्रतीक होगा, जबकि रेशम का धागा सरलता से टूट जाता है। इस धागा को जलाने पर आसानी से जल जाता और उसमें कई जैसे लपट उठती है और इसके उपरांत ये पिघल कर काले दानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जलते समय कागज या रस्सी जलने जैसी गंध आती है और अंत में पूरे भूरे रंग की राख शेष रह जाती। रेयान असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला एवं सस्ता होता है। इसे रेशमी रेशों के समान बुना जा सकता। रेयान के कारण कम कीमत में इतने सुंदर रंग बिरंगे एवं मनोहर वस्त्र, मोजे, अन्य प्रकार के वस्त्र उपलब्ध होने लगे। रेयान को कपास के साथ मिलाकर के बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर के कालीन या गलीचे बनाते हैं। आइए जानते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन क्या है? क्या आप रेयान के अलावा किसी अन्य संश्लेषित रेशे के बारे में जानते हैं? कौन सा रेशा सर्वप्रथम पूर्ण या संश्लेषित रूप से बनाया गया? नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है जो किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया। या आप जानते हैं कि नायलॉन का रेशा कैसे बनाया जाता है? नायलॉन का निर्माण कोयले, जल, वायु से किया जाता है। कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्वों एवं गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रण किया जाता है कि उनसे नायलॉन लवण उत्पन्न हो जाता। गर्म करने पर इस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर के लंबी लंबी लड़ियों में परिवर्तित हो जाते। फिर इन लड़ियों को पिघला करके स्पिनरेट से बाहर निकाल लिया जाता। जैसे ही ये रेशा निकल करके हवा में आता है वैसे ही जम जाता है और धागे के रूप में एकत्रित कर लिया जाता। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला, हल्का होता है। ये चमकीला, धुलाई में आसान, साफ करने में आसान होता। अतः ये वस्त्रों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना मजबूत है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? तो हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि जुराबे, रस्सी, तंबू, ब्रश, दांत साफ करने वाला, कारों की सीट के पट्टे, संयंत्र थैला, पर्दे इत्यादि। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है और इसी गुण के कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है और टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था। इसको नायलॉन की तरह ही पिघला करके काता एवं बुना जाता है। इसका भौतिक ढांचा एवं इसकी विशेषताएं भी लगभग नायलॉन के ही समान होती हैं। इसके वस्त्र बहुत कुछ नायलॉन के वस्त्रों के ही अनुरूप होते हैं। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन,
फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। चारों ओर की वस्तुओं में से पॉलिएस्टर से बनी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। अब हम जानेंगे एक्रिलिक क्या है। एक्रिलिक, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, लाल शाल अथवा कंबलों का प्रयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है, जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती हैं, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों से उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और सस्ती होती हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। उपयुक्त परीक्षणों एवं अध्ययनों के आलोक में हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक हैं। वर्षा के समय आप किस प्रकार का छाता प्रयोग करते हैं या लाते हैं और क्यों? अपने माता पिता एवं शिक्षकों के इन वस्त्रों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त करें। आप रेशों की पहचान कैसे करेंगे? सूती वस्त्र जल्दी से पीली लौ के साथ जलता है और इसके जलने पर उसमें से कागज जलते जैसी गंध आती है तथा भूरे रंग की राख शेष रह जाती, और लिनन के वस्त्र को जलाने पर सूती के समान ही परिणाम आते हैं, परंतु इनके राख भार में बहुत हल्की होती है। रेशम हवा में जल्दी जल जाती, जलते समय उसमें से पंखों या बालों के जलने की समान गंध निकलती है। जले हुए किनारों पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं और इनके रखरखाव में दाने पाए जाते हैं। ऊन धीरे धीरे जलती है और जलते समय इसमें से पंखों के जलने के समान गंध निकलती। जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसा अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है। रेयान सूती की तरह जल्दी से लौ के साथ आग पकड़ लेता और पिघल जाता है तथा काले दाने पड़ जाते हैं। जलते समय इसमें से कागज या रस्सी के जलने के समान गंध आती है। अंत में भूरे रंग की राख शेष रह जाती। शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील है, ये पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है। पिघलते समय इसमें से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है और इसका अवशिष्ट कड़ा तथा चिमड़ा हो जाता। क्रियाकलाप, आप किसी दर्जी के दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़े के कतरन को जमा करिए। सावधानी पूर्वक माचिस की जलती तीली की पहचान करके पौधों से प्राप्त की गई या जंतु से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई है, इसकी तालिका को सूचीबद्ध कीजिए। नए शब्दों में जान सकते हैं और इसमें हमने क्या सीखा, चलिए एक सरसरी निगाहों में इसे भी पढ़ लेते हैं कि मुख्य रूप से रेशे दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक संश्लेषित रेशा। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बने रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं और रेशे की पहचान मुख्यतया निम्न विधियों के द्वारा किया जा सकता है: बाह्यकृति, सूक्ष्मदर्शी, दहन, धागा तोड़, वस्त्र फाड़, सिलवट, धूप में सुखाने इत्यादि का परीक्षण। 1946 में भारत में रेयान की पहली कारखाना केरल में स्थापित किया गया था। रेयान सेलुलोज की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होता है। नायलॉन पहला पूर्णतः संश्लेषित रूप से बना रेशा है। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। और इसी के साथ ये अभ्यास भी समाप्त होता है। रेशम, पैराशूट, कृत्रिम रेशम और टेरिकॉन, ये आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि किससे कहाँ पर क्या मिलाना है। और इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी समाप्त होता है। तो हम एक अध्याय में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।